Now, today we are going to start a fresh chapter from the direct taxation laws, and name of the fresh chapter is income of other persons included in assess's total income. I repeat, income of other persons included in assess's total income. आप जानते हो कि एक पर्टिकुलर एसएससी वो इनकम के ऊपर टैक्स पे करता है जो इनकम वो पर्टिकुलर एसएससी को एक्रू किया था। बट आज हम लोग देखेंगे कि इनकम एक्रू किया था दूसरे किसी पर्सन को, वो इनकम को भी एसएससी का टोटल इनकम कंप्यूटेशन में शामिल किया जा रहा है एंड एसएससी को कंपेल किया जा रहा है उसके ऊपर टैक्स पे करने के लिए। मतलब जब हम लोग एसएससी का टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे तो टोटल इनकम में जो इनकम एसएससी को एक्रू किया ही नहीं, दूसरे किसी को एक्रू किया था, उसको भी हम लोग क्लब्ड करेंगे एसएससी का टोटल इनकम में। क्लब्ड मतलब जोड़ेंगे। एसएससी का टोटल इनकम कंप्यूटेशन में वो इनकम को भी हम लोग शामिल करेंगे, तो एसएससी का टोटल इनकम इन्फ्लेट कर जाएगा। तो एसएससी इन्फ्लेटेड इनकम के ऊपर टैक्स पे करने के लिए लायबल होंगे, तो एसएससी से ज़्यादा टैक्स रिकवर किया जाएगा बाय डिपार्टमेंट। बट ऐसा आर्बिट्ररीली हो सकता है क्या कि किसी का भी इनकम आप आइडेंटिफाई करके एसएससी का टोटल इनकम में जोड़ दोगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ बेस के ऊपर डिपेंड करके ये बात किया जा सकता है। कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा कि जिसके ऊपर बेस करके दूसरे किसी का इनकम को एसएससी का टोटल इनकम में जोड़ा जाएगा। आज हम लोग वो सारे कंडीशंस को स्टडी करेंगे जो कंडीशन सेटिस्फाई करने में दूसरे किसी को जो इनकम एक्रू किया था वो इनकम एसएससी का टोटल इनकम में जोड़ा जाएगा और एसएससी को लायबल बनाया जाएगा उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करने के लिए। बात समझ में आ रहा है क्या होता है? तो दूसरे किसी का इनकम जब एसएससी का टोटल इनकम में क्लब्ड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है मतलब क्लब्ड किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग चैप्टर को बताता है क्लबिंग ऑफ इनकम वाला चैप्टर। हम लोग उतना बड़ा नाम नहीं बताता है कि इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम, हम लोग बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम वाला चैप्टर। तो क्लबिंग ऑफ इनकम वाला चैप्टर स्टडी स्टार्ट करने के पहले क्लबिंग ऑफ इनकम इंट्रोड्यूस होने के पीछे कारण क्या था। मतलब आज हम लोग स्टडी करने वाला है क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन नंबर 60 से सेक्शन नंबर 64 तक। तो सेक्शन नंबर 60 से सेक्शन नंबर 64 तक जो भी प्रोविजन है वो प्रोविजंस इंट्रोड्यूस्ड होने के पीछे डायरेक्ट टैक्सेशन लॉस में जो प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया है उसके पीछे लॉजिक क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो बैकग्राउंड को पहले स्टडी करेंगे। और बैकग्राउंड स्टडी करने के लिए हम लोग एक बार पीछे जाके जो क्लास किया था उसको रिवाइज करेंगे। स्टार्टिंग में एक क्लास हमने किया था डायरेक्ट टैक्सेशन लॉस। स्टार्टिंग जब किया था तब हमने एक क्लास किया था और वो क्लास का नाम था टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवेशन, टैक्स अवॉइडेंस। तो आज वो चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे, फिर बैकग्राउंड हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवेशन, टैक्स अवॉइडेंस का रिवीजन। अभी हम लोग जो डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं वो डिस्कशन है टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस। साथ साथ हम टैक्स मैनेजमेंट को भी ले लेंगे। तो पॉइंट क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग के साथ साथ हम लोग लेंगे टैक्स इवेशन को, टैक्स अवॉइडेंस को एंड टैक्स मैनेजमेंट को। क्लियर? तो टैक्स प्लानिंग के बाद टैक्स अवॉइडेंस लेंगे, टैक्स इवेशन लेंगे, एंड टैक्स मैनेजमेंट लेंगे। क्लियर? ये चारों पॉइंट को लेकर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट को समझ में नहीं आता ये चारों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। स्टूडेंट ये चारों को एक जैसा समझते हैं, ये एक जैसा नहीं है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा तरीके से पता होना जरूरी है। देखो टैक्स प्लानिंग होता क्या है? टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है आप फुल एडवांटेज लेना चाहते हो। टैक्स प्लानिंग बेसिकली एक उपाय होता है जिस उपाय के थ्रू आप टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हो। मतलब टैक्स प्लानिंग के थ्रू आप टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हो। बट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए आपने मेजर्स क्या लेते हो? आप फुल एडवांटेज लेते हो जो प्रोविजन एक्ट में दिया हुआ है उसका। मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो ऐसे आप बोल सकते हो कि टैक्स प्लानिंग एक वे है टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी बाय टेकिंग फुल एडवांटेज प्रोवाइडेड इन द एक्ट।
थ्रू वेरियस एग्जामिशन, डिडक्शन, रिबेट एंड रिलीफ। बात क्लियर हो गया? मतलब यहाँ पे आप लिख सकते टैक्स प्लानिंग में हो क्या रहा है। टैक्स प्लानिंग एक वे है, वे दिखाई दे रहा है, वे टू रिड्यूस द, वे टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी, वे टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी by taking advantage, अब एडवांटेज ले रहे हो, by taking advantage of, by taking advantage जो प्रोवाइड किया गया है, by taking advantage provided in the law, लॉ में जो एडवांटेज प्रोवाइड किया गया है वह एडवांटेज को उठा रहे हो। क्लियर? लॉ में कौन कौन सा एडवांटेज प्रोवाइड किया गया? थ्रू वेरियस एग्जेम्पशंस, एग्जेम्पशन क्या होता है आप जानते हो? थ्रू वेरियस एग्जेम्पशंस, साथ साथ डिडक्शन, रिबेट एंड रिलीफ, deductions, rebate and relief। बात क्लियर होगी? ये होता है टैक्स प्लानिंग। अभी टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स इवेशन क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस बेसिकली एक एक्सरसाइज है जिस एक्सरसाइज के थ्रू आप क्या करते हो, अब लीगली एडवांटेज उठाते हो। लॉ में जो लूफोल है वो लूफोल का मतलब, लॉ में जो लूफोल है वो लूफोल का एडवांटेज उठाने को बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टैक्स अवॉइडेंस जो है वो एक एक्सरसाइज है। देखो इसको हम ऐसे सेग्रीगेट कर रहे हैं। क्लियर? तो टैक्स अवॉइडेंस क्या है? एन एक्सरसाइज, टैक्स अवॉइडेंस एक एक्सरसाइज है जिस एक्सरसाइज में आप क्या करते हो, बाय व्हिच एसएससी, मतलब जिसका इनकम कंप्यूट हो रहा है, एसएससी लीगली टेक्स एडवांटेज, लीगली यहाँ पे इलीगल नहीं है, लीगली टेक्स एडवांटेज ऑफ, किसका एडवांटेज उठा रहे हो? लूफोल्स, टेक्स एडवांटेज ऑफ द लूफोल्स इन द एक्ट, इन द लॉ बोल सकते हो। लॉ में जो लूफोल है, लॉ में जो लूफोल है वो लूफोल का एडवांटेज आप लीगली उठा रहे हो। मतलब आपके अगेंस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी एक्शन नहीं ले सकते बिकॉज आपने लूफोल का एडवांटेज उठाया है। और उठा के क्या किया है? आपने टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस किया। एन एक्सरसाइज बाय विच एसएससी लीगली टेक्स एडवांटेज ऑफ लूफोल्स इन द एक्ट एंड रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस किया गया, रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। क्लियर? ये होता है टैक्स अवॉइडेंस। अब टैक्स इवेशन क्या होता है? टैक्स इवेशन मतलब टैक्स का चोरी, मतलब टैक्स इवेशन जो चीज़ होता है वो कॉम्प्लीटली इलीगल होता है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे भी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस किया जाए जा रहा है। बट कैसे किया जा रहा है? देखो, एन एक्सरसाइज, एन एक्सरसाइज by which, an exercise by which एसएससी जो है रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी इलीगली। तो यहां पे आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है इलीगली। इलीगली एसएससी क्या कर रहा है? एसएससी अपना टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं।
तो इलीगली कैसे टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं? एसएससी टैक्स लायबिलिटी को इलीगली रिड्यूस करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? वो अपना इनकम को सप्रेस कर सकते हैं और अपना खर्चा को इंक्रीज दिखा सकते हैं। ऐसे वो अपना इनकम कम शो करेगा और खर्चा ज़्यादा शो करेगा, और इस वे में वो अपना टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर लेगा। मतलब बाय सप्रेसिंग the revenue and increasing the expenses, क्लियर हो गया? ये था टैक्स इवेशन। तो टैक्स इवेशन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, ये तीन पहले समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। हाँ, समझ में आ गया। टैक्स प्लानिंग में क्या बता रहे हैं? टैक्स प्लानिंग में एक्ट में जो वेरियस एग्जेम्पशन, देखो वेरियस एग्जेम्पशन, डिडक्शन एंड रिबेट का प्रोविजन दिया गया है। टैक्स में जो वेरियस एग्जेम्पशन, डिडक्शन एंड रिबेट का प्रोविजन दिया गया है, आपने उसको अवेल करके एग्जेम्पशन, डिडक्शन, रिबेट, रिलीफ, इसका जो प्रोविजन एक्ट में दिया गया है, इसको कंप्लाई करते हुए आपने आपका टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो। मतलब आपने एग्जेम्पशन का फ़ायदा उठा रहे हो, डिडक्शन का फ़ायदा उठा रहे हो, रिबेट का फ़ायदा उठा रहे हो, रिलीफ का फ़ायदा उठा रहे हो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट ही तो ये सब प्रोवाइड किया है। तो गवर्नमेंट अगर एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया, डिडक्शन प्रोवाइड किया, रिबेट प्रोवाइड किया, रिलीफ प्रोवाइड किया, और आपने वो सबको अवेल किया और आपका टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस किया, तो गवर्नमेंट तो यही चाहते हैं कि आप एग्जेम्पशन का फ़ायदा लो, डिडक्शन का फ़ायदा लो, रिबेट का फ़ायदा लो, रिलीफ का फ़ायदा लो। इसमें गवर्नमेंट को क्या होता है? गवर्नमेंट को विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन क्या है? इसमें गवर्नमेंट इकोनॉमिक को अच्छा करने के लिए टैक्सेशन लॉ में एग्जेम्पशन, डिडक्शन, रिबेट, रिलीफ का प्रोविजन रखते हैं। बेसिकली ये सब क्या होता है? इसके थ्रू मतलब यहाँ पे आप देश के लिए कुछ अच्छा कुछ करो। ये जो एग्जेम्पशन, डिडक्शन, रिबेट, रिलीफ है, ये सब प्रोविजन बेसिकली एसएससी को टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए बहुत सारा स्ट्रक्चरल वे प्रोवाइड करता है। वो स्ट्रक्चरल वे अगर एसएससी अवेल करेगा तो देश का भलाई होगा, एसएससी का परिवार का भलाई होगा, एसएससी का आसपास का लोगों का भलाई होगा। ये सब जानबूझ के गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं कि एसएससी को अपना टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा और साथ साथ देश का हर एक लोगों का भलाई होगा। इसको विन विन सिचुएशन बोलते हैं। तो ये फ़ायदा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉ मेकर नहीं ये फ़ायदा आपको दे रहे हो और आप फ़ायदा ले रहे हो। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? लॉ में कुछ लूपहोल रह गया है और आपने लूपहोल का फ़ायदा उठा के आपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर दिया। गवर्नमेंट का मोटिव नहीं था ये आपको देने का, बट आपने ये ज़बरदस्ती ले लिया। बट गवर्नमेंट आपका अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकते बिकॉज ये लॉ का लूपहोल को आपने यूज़ करके टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस किया। क्लियर? तो गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। बाद में अमेंडमेंट करके लॉ का वो लूपहोल को प्लग कर देगा और आप नेक्स्ट बार से ले नहीं पाओगे। बट लॉ का अमेंडमेंट तो जनरली प्रोस्पेक्टिव वे में होता है, तो रेट्रोस्पेक्टिव वे में तो होता नहीं। तो पुराना कुछ हो गया है, अगर आपने कोई एडवांटेज उठा लिया लूपहोल का, तो गवर्नमेंट आपका अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट आगे जाके वो एडवांटेज आपको लेने नहीं देंगे, वो लूपहोल को प्लग कर देंगे। क्लियर? तो इसमें मोरली प्रॉब्लम है। क्लियर? मोरली प्रॉब्लम है बट लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें लीगली मोरली दोनों में प्रॉब्लम है। ये आउटराइटली इलीगल है, ये चोरी है। बात क्लियर होगी? ये बेसिकली चोरी है। अच्छा, टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है? टैक्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपने एक प्रोसीड्यूर डिज़ाइन किया। देखो आज का लॉ, आज के दिन में जो टैक्सेशन लॉ है वो बहुत कॉम्प्लेक्स लॉ है। तो आपने एक प्रोसीड्यूर डिज़ाइन किया जिस प्रोसीड्यूर में आपका लॉ कंप्लाई हो जाता है। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि टैक्स मैनेजमेंट जो होता है एक प्रोसीड्यूर है। टैक्स मैनेजमेंट एक प्रोसीड्यूर है और ये प्रोसीड्यूर में आप क्या करते हो? डिज़ाइन करते हो। प्रोसीड्यूर जो डिज़ाइन किया गया है टू कंप्लाई, procedure designed to comply with the provisions of the law, to comply with the provisions of the law, provisions of the law. क्लियर? तो लॉ का प्रोविजन को कंप्लाई करने के लिए आपने कोई प्रोसीड्यूर डिज़ाइन किया, जो प्रोसीड्यूर आपको हेल्प करेगा लॉ का जितना भी सारा प्रोविजन है उसको कंप्लाई करने के लिए। क्लियर? तो इसको बोलता है टैक्स मैनेजमेंट। तो ये चार पार्ट आपको समझ में आ गया।
ये टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन, टैक्स मैनेजमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। टैक्स प्लानिंग में आप ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। इसमें ऑब्जेक्टिव है कि टैक्स का प्रोविजन को अप्लाई करके आप टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करना। बट टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करने के लिए आपने उपाय क्या ले रहे हो? आप उपाय ले रहे हो, लॉ में जो प्रोविज़न दिया गया है वो प्रोविज़न को आप अप्लाई करके आपका टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो। क्लियर? तो ये मोरली भी ठीक है, लीगली भी ठीक है। मतलब मोरली देखा जाएगा तो 100% राइट है, और लीगली देखा जाएगा वो भी 100% राइट है। टैक्स प्लानिंग 100% राइट है, मोरली एंड लीगली। अच्छा, टैक्स अवेयरनेस के बारे में अगर बताएंगे, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्या है? टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करना। यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव है टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करना, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव है टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करना। बट दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो क्या, यहाँ पे आप केवल लॉ का जो स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है उसको ही आप अप्लाई कर रहे हो। मतलब लॉ का जो ऑब्जेक्टिव है, मोरल को आप अप्लाई नहीं कर रहे हो। तो मोरल चीज़ को आप यहाँ पे इग्नोर कर रहे हो, और लॉ का जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट को आप अप्लाई कर रहे हो। बात समझ में आ रहा है? लॉ का स्क्रिप्ट को अप्लाई करके आपने टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो, आपने लॉ का मोरल को अप्लाई नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे मोरली तो रॉन्ग है, बट लीगली ठीक है। गवर्नमेंट आपका अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते। तो ये मोरली भी ठीक है, टैक्स प्लानिंग जो है ये मोरली भी ठीक है, लीगली भी ठीक है। ये मोरली रॉन्ग है, बट लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका अगेंस्ट में। और टैक्स इवेशन जो है ये मोरली भी रॉन्ग है और ये लीगली भी रॉन्ग है। क्लियर? क्योंकि आपने आउटरली इलीगल काम कर रहे हो, तो मोरली भी रॉन्ग है और लीगली भी रॉन्ग है। यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्या है? टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करना। यहाँ पे भी आप टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो, बट टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप मोरली भी खराब काम कर रहे हो और लीगली भी खराब काम कर रहे हो। और टैक्स मैनेजमेंट क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली अलग है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि लॉ नॉन कंप्लाई ना रह जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका इसमें गवर्नमेंट पेनल्टी नहीं ले सकते, पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते, पनिशमेंट आपके ऊपर इंपोज नहीं कर सकते कि आपने लॉ को कंप्लाई नहीं किया। यहाँ पे लॉ को कंप्लाई करने के लिए आपने डिज़ाइन किया गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉ को कंप्लाई करना। क्लियर? सो यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल चार टर्म: टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवेशन, टैक्स अवॉइडेंस। ये चारों में से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है वो है टैक्स अवॉइडेंस। एक पर्टिकुलर एसएससी ने एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम अर्न किया है उसके ऊपर जो भी टैक्स लाइबिलिटी है, अगर वो टैक्स लाइबिलिटी पे नहीं करना चाहते, नहीं तो बहुत ही कम पे करना चाहते, उनके पास ऑप्शन हो सकता है टैक्स प्लानिंग, पर वो टैक्स प्लानिंग को अवेल नहीं करना चाहते क्योंकि टैक्स प्लानिंग का भी एक कॉस्ट होता है। तो टैक्स प्लानिंग को अवेल नहीं करना चाहते, टैक्स प्लानिंग को अवॉइड करते हैं, और करके वो बहुत अच्छा तरीका से पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए इनकम टैक्स लॉस में जितना भी प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं उसको एनालाइज करते हैं, और इनकम टैक्स लॉस में जो भी प्रोविजंस एग्जिस्ट कर रहे हैं उस प्रोविजंस में अगर कोई लूपहोल है वो लूपहोल को डिस्कवर कर लेते हैं और वो लूपहोल का फायदा उठा के अपना टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस और मिनिमाइज करते हैं। तो जैसे ही उसका फाइल डिपार्टमेंट की तरफ पहुंचेगा, टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करेगा, अपना रिटर्न फाइल करेगा, रिटर्न में शो करेगा टैक्स मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी। तो डिपार्टमेंट जैसे ही स्टडी करेगा फाइल को, डिपार्टमेंट को पता तो चल जाएगा कि जितना टैक्स आने वाला था वो टैक्स को अवॉइड किया गया है, बट डिपार्टमेंट उसका अगेंस्ट में, पर्टिकुलर एसएससी के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एसएससी ने क्या किया, लॉ के अंदर रह के, लॉ को ना तोड़ के, लॉ का लूपहोल का एडवांटेज उठा के टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर दिया। ऐसा एडवांटेज उठाया जो एडवांटेज के बारे में किसी को पता नहीं था, इसीलिए उस एडवांटेज को प्लग करने के लिए कभी भी लॉ मेकर ने सोचा ही नहीं, क्योंकि लॉ मेकर को ये पता ही नहीं था कि ये लूपहोल एग्जिस्ट कर रहा है, वो एडवांटेज एग्जिस्ट कर रहा है। लॉ मेकर वो एडवांटेज एसएससी को देना नहीं चाहते, बट वो एडवांटेज एग्जिस्ट कर रहे थे। वो एनालिसिस करके एसएससी ने डिस्कवर कर लिया, इंटेलिजेंट एसएससी है, एसएससी ने डिस्कवर कर लिया और डिस्कवर करके फायदा उठा लिया। तो डिपार्टमेंट को पता तो चल जाएगा, बट डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकते एसएससी का। इसीलिए डिपार्टमेंट क्या करेंगे, डिपार्टमेंट लॉ मेकर को ये बात इंटीमेट करेंगे कि लॉ में ये लूपहोल एग्जिस्ट कर रहा है। एक एसएससी ने ये लूपहोल को पकड़ लिया और टैक्स लायबिलिटी को अवॉइड किया और डिपार्टमेंट को नुकसान हो गया। अगर यही प्रोविजन एग्जिस्ट करे तो नेक्स्ट बार भी ऐसा करेगा और एक से ज़्यादा एसएससी करेगा, बाकी को भी ये लूपहोल का पता चल जाएगा। तो लॉ मेकर डिपार्टमेंट का ये बात सुनते हुए क्या करेगा, अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करके वो लूपहोल को प्लग करेंगे। तो जो भी अमेंडमेंट आता है टैक्सेशन लॉस में, ज़्यादा से ज़्यादा अमेंडमेंट इसीलिए आता है कि जो भी लूपहोल एग्जिस्ट कर रहे हो लूपहोल को प्लग किया जाए। हर साल कोई ना कोई एसएससी कोई ना कोई लूपहोल को आइडेंटिफाई करके टैक्स को अवॉइड करने का कोशिश करते ही, बट जो भी लूपहोल को प्लग करने के लिए अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे लॉ मेकर, वो अमेंडमेंट तो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, तो आगे जाके कोई वो लूपहोल का फायदा उठा नहीं पाएगा क्योंकि अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस होकर वो लूपहोल को प्लग किया गया। बट एक पर्टिकुलर एसएससी ने तो वो एडवांटेज उठा लिया, उसका अगेंस्ट में क्या किया जाएगा, कुछ नहीं किया जा सकता।
बात समझ में आ रही है क्या बता रहे हैं? तो जो भी अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस होता है वो सारा अमेंडमेंट्स अगर नेचर है लूपहोल को प्लग करने का, वो अमेंडमेंट को हम बता सकते हैं SAR। SAR का मतलब होता है स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल, मतलब एक स्पेसिफिक लूपहोल को प्लग करने के लिए एक स्पेसिफिक अमेंडमेंट। तो ऐसा नेचर का जितना भी अमेंडमेंट होता है सब अमेंडमेंट्स को एक साथ बताया जा सकता है स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। स्पेसिफिक क्यों है? एक पर्टिकुलर लूपहोल को, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लूपहोल को प्लग करने के लिए स्पेसिफिक अमेंडमेंट, इसीलिए इसका नाम है स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स। रूल्स मतलब नियम कानून। बात समझ में आ रहा है? बट इसमें स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स का भी एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज? ये प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो रहा है, रेट्रोस्पेक्टिवली तो अप्लाई नहीं किया जा सकता प्रोविजंस को। मतलब जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में एसएससी ने लूपहोल का एडवांटेज उठा के टैक्स कम पे किया, नहीं तो पे नहीं किया, वो पर्टिकुलर इनकम को फिर से टैक्स का दायरा में लेकर आ नहीं सकता है SAR। तो ऐसे केस में जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स बनाया जाता है, और जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स बताता है कि अगर कोई एक लूपहोल को कोई एक एसएससी ने डिस्कवर किया और उसका फायदा उठा के टैक्स को अवॉइड कर रहा है और ये पता चल रहा है देखते हुए अपरेंटली, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर देता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल कि वो अवॉइडेंस को रोका जा सकता है उसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में। मतलब लॉ मेकर को पता नहीं है कहाँ लूपहोल एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट अगर लूपहोल का आपने डिस्कवर करते हुए टैक्स को अवॉइड करोगी तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स वो टैक्स अवॉइड नहीं करने देंगे। मतलब आपने जो लूपहोल का फायदा उठाया वो लूपहोल का फायदा उठाने नहीं देंगे। जनरल एंटी अवॉइडेंस, लॉ मेकर को खुद को ही पता नहीं है कहाँ लूपहोल एग्जिस्ट कर रहे, बट लॉ मेकर ने बना दिया ऐसा रूल जो रूल को इन्वोक करते हुए डिपार्टमेंट आपका अवॉइडेंस को रोक देगा वही पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आपने अवॉइडेंस कर। मतलब ये खतरनाक नियम हो गया। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स बेसिकली अवॉइडेंस का सारा स्कोप को खत्म कर देगा, मतलब अवॉइड कर ही नहीं सकते। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ लूपहोल एग्जिस्ट कर रहे हैं और लूपहोल का फायदा उठाओगे, GAAR को अगर इन्वोक किया जाएगा तो अवॉइडेंस आपने जो भी टैक्स लायबिलिटी का किया है उसको फिर से टैक्स का दायरे में लेकर आ जाएंगे, मतलब अवॉइडेंस खत्म। बात समझ में आ रहा है? GAAR मतलब जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, वो आप फाइनल में पढ़ोगे, उसको भी देखने का जरूरत नहीं। अभी स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स का सर उदाहरण क्या है? जो भी अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस होता है, जैसे सेक्शन नंबर 62 सेक्शन नंबर 65 आप बता सकते हो स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स का ही उदाहरण है। मतलब इसके थ्रू अवॉइडेंस को रोका जाएगा। अवॉइडेंस कैसे होता था, वो अवॉइडेंस का उदाहरण हम लेंगे। आइए अवॉइडेंस का उदाहरण लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि 60 से 65 ना होने में एसएससी को क्या फ़ायदा होता है, एसएससी कौन सा लूपहोल का एडवांटेज उठा सकते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। क्लियर? मानो कि मिस्टर एक्स नाम का एक इंडिविजुअल है, मिस्टर एक्स नाम का एक इंडिविजुअल है और मिस्टर एक्स का टोटल इनकम हम आपको बता रहे हैं, और टोटल इनकम का मतलब आप लोग जानते हो, वो इनकम जिसके बारे में सेक्शन 2 क्लॉज 45 में लिखा रहता है, मतलब जिसके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाता है। मानो कि ये जो टोटल इनकम हम आपको दे रहे, टोटल इनकम का अमाउंट है 8 लाख। ये जो 8 लाख टोटल इनकम हम आपको दे रहे, 8 लाख टोटल इनकम में कोई भी स्पेशल इनकम इंक्लूडेड नहीं है, मतलब सारे के सारा पूरा 8 लाख की नॉर्मल इनकम है। तो इंडिविजुअल का नॉर्मल इनकम के ऊपर, मिस्टर एक्स एक इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल का नॉर्मल इनकम के ऊपर फिनांस एक्ट ने टैक्स रेट इंपोज करते हैं। मान लीजिए ये टोटल इनकम प्रीवियस ईयर 1920 का है, तो 1920 प्रीवियस ईयर का जो स्लैब रेट है, वो स्लैब रेट कैसा है, उस रेट पे टैक्स चलेगा 8 लाख के ऊपर। तो अप टू 2,50,000 इनकम के ऊपर अप टू 2,50,000 इनकम के ऊपर टैक्स रेट नील है, तो कोई भी टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा। बट 2,50,000 से ऊपर वाला इनकम
more than rupees 2,50,000 बट अप टू 5 लाख जो इनकम है मतलब 2.5 लाख इनकम, 2.5 लाख से 5 लाख तक मतलब 2.5 लाख, उसके ऊपर टैक्स रेट चढ़ेगा 5% रेट पे, तो 12,500 का टैक्स बनेगा। फिर मोर देन 5 लाख बट अप टू 8 लाख मतलब 3 लाख इनकम के ऊपर टैक्स रेट चढ़ेगा 20% रेट पे, मतलब हो जाएगा 60,000। तो टोटल में टैक्स कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 72,500 का टैक्स इंपोज होगा मिस्टर एक्स का 8 लाख इनकम के ऊपर। क्लियर? इसके ऊपर फिर एडुकेशन एंड हेल्थ से 4% जोड़ेगा, उसको भी इग्नोर कर रहे हैं कैलकुलेशन का सुविधा के लिए। मानिए वही पीवीएस या 1920 में अगर मिस्टर एक्स को ज़रूरत पड़ जाता एक कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करने का, मतलब मिस्टर एक्स अगर एक कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करते वही पीवीएस ईयर में 1920 में, कौन सा कैपिटल एसेट बता रहे, कौन सा कैपिटल एसेट? मानो कि मिस्टर एक्स के पास एक गोल्ड पड़ा हुआ है और वो शॉर्ट टर्म नेचर का गोल्ड है, और वो गोल्ड का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेते हैं 5 लाख, और उसको बेचा जा रहा है मतलब ट्रांसफर किया जा रहा है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिस्टर एक्स ऑब्टेन कर रहे हैं 9 लाख। मतलब जो बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहे वो 4 लाख का, क्योंकि आप लोग कैलकुलेशन जानते हो सेक्शन 48 का। सेक्शन 48 का कैलकुलेशन में बताता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से लेस करना पड़ता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड होनली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। लेस करने के बाद जो फिगर रहते हैं उसको बोलते हैं नेट कंसिडरेशन। फिर नेट कंसिडरेशन से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शॉर्ट टर्म के केस में हम लोग लेस करते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट था ही नहीं, तो सीधा बेसिकली फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से एक्सपेंडिचर इनकर्ड और इनकर्ड होनली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर का कोई फिगर है ही नहीं, तो लेस करने का जरूरत नहीं है। मतलब लेस भी करोगे तो नेट कंसिडरेशन फिर से वो 9 लाख ही बनेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर इनकर्ड होनली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर 0 है, तो 9 लाख से 0 को लेस करेंगे तो 9 लाख ही बनेगा। मतलब नेट कंसिडरेशन 9 लाख, और 9 लाख नेट कंसिडरेशन से केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख लेस करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनने वाला है 4 लाख। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4 लाख बनेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी मिस्टर एक्स का इनकम बनने वाला था। मतलब जो 8 लाख इनकम है उसके साथ 4 लाख भी ऐड होने वाला था अगर ये एसेट को ट्रांसफ़र किया गया है 1920 में। तो मिस्टर एक्स का टोटल इनकम उस केस में 12 लाख बनने वाला है, और 12 लाख अगर मिस्टर एक्स का टोटल इनकम बन जाता तो टैक्स कैसा होता? अगर मान लो ये 4 लाख को भी हम ऐड कर दें, 8 लाख प्लस वो 4 लाख को भी हम इंक्लूड कर दें, तो मिस्टर एक्स का टोटल इनकम 12 लाख हो रहा है। मिस्टर एक्स का टोटल इनकम 12 लाख हो रहा है 1920 प्रीवियस ईयर में। 12 लाख के ऊपर अगर टैक्स कंप्यूट करते तो कितना टैक्स आता? उस टाइम में हम ये वाला तो नहीं करते, तो हम लोग कैसे करते? मोर देन 5 lakhs up to rupees 10 lakhs, मतलब 5 लाख। वो 5 लाख के ऊपर 20% रेट पे टैक्स चढ़ता, मतलब टैक्स कितना होता? 1 लाख।
फिर हम लोग मोर देन 10 लाख के ऊपर टैक्स चढ़ाते 30% रेट। तो मोर देन 10 लाख अप टू 12 लाख, क्योंकि उसका टोटल इनकम अभी 12 लाख हम कंसिडर कर, मतलब 2 लैक्स के ऊपर 30% मतलब 60,000। तो टोटल में टैक्स कितना बनता 1,72,500, 1,72,500 टैक्स बनता। बात क्लियर है? मिस्टर एक्स ये टैक्स बचाना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या बुद्धि लगाया, उन्होंने अपना वाइफ को ये पर्टिकुलर गोल्ड वाला कैपिटल एसेट गिफ्ट कर दिया। गिफ्ट को तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, तो मिस्टर एक्स के बुक्स में कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। मिस्टर एक्स ने गिफ्ट कर दिया मिसेस एक्स को अपना गोल्ड वाला कैपिटल एसेट, तो मिस्टर एक्स के बुक्स में कोई भी कैपिटल गेन तो जनरेट नहीं करेगा। बट अगर मिसेस एक्स वो कैपिटल एसेट को कॉन्सिक्वेंटली ट्रांसफर करे तो कैपिटल गेन जनरेट करेगा। और मिसेस एक्स का कैपिटल गेन कितना जनरेट करेगा बताओ मुझे। अगर मिसेस एक्स के केस हम लोग देखेंगे, आप लोगों ने सेक्शन नंबर 49 तो स्टडी किया, जो बताता है डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब मिसेस एक्स के लिए तो कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ही नहीं, क्योंकि मिसेस एक्स को गिफ्ट मिला अपना हस्बैंड से। तो मिसेस एक्स के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही माना जाएगा जो मिस्टर एक्स का है। तो मिस्टर एक्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, मिस्टर एक्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 5 लाख, तो मिसेस एक्स के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख माना जाएगा। फिर मिसेस एक्स जब ट्रांसफर करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है, वही तो है जो मिस्टर एक्स बेच के कमा सकते थे वही कमाएंगे मिसेस एक्स भी। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम लोग मान लेंगे कितना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम लोग मान लेंगे 9 लाख। फिर हम लोग लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कॉस्ट तो है ही नहीं, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। मतलब मिसेस एक्स के लिए सिंस देयर इज नो कॉस्ट, तो मिस्टर एक्स का कॉस्ट को ही मिसेस एक्स का कॉस्ट माना जाएगा, और वो हो जाएगा बेसिकली 5 लाख। तो कैपिटल गेन 4 लाख। अभी बताइए मुझे, मिसेस एक्स का और कोई इनकम है ही नहीं, वो हाउस वाइफ है, वो कोई कमाता नहीं है पैसा, तो मिसेस एक्स का आप टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करोगे। आप बोलोगे सर कैपिटल गेन तो नॉर्मल इनकम है और मिसेस एक्स एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का नॉर्मल इनकम के ऊपर स्लैब रेट पे टैक्स लगाया जाता है। तो मिसेस एक्स के ऊपर हम लगाएंगे टैक्स ऐसा अप टू 2.5 लाख, कोई भी टैक्स नहीं, 1920 प्रीवियस ईयर में बात कर रहे हैं, क्लियर। अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं, बट मोर देन 2.5 लाख अप टू 4 लाख, मोर देन 2.5 लाख अप टू 4 लाख मतलब 1.5 लाख। 1.5 लाख के ऊपर हम लोग 5% रेट पे टैक्स इम्पोज करेंगे, और 5% के ऊपर 5% रेट पे अगर टैक्स इम्पोज करेंगे तो 7,500 टैक्स आएगा। बात समझ में आ रहा है? देखिए अभी कंपेयर करके, अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा फर्क। पहले टैक्स कितना आ रहे थे 72,500 मिस्टर एक्स का, बट 4 लाख का कैपिटल गेन इंक्लूड करने में मिस्टर एक्स का टैक्स लायबिलिटी आ रहे थे 1,72,500। मतलब मिस्टर एक्स का टैक्स लायबिलिटी 1 लाख इंक्रीज कर गया था वो 4 लाख कैपिटल गेन इनकम का कारण से। वही कैपिटल गेन अगर मिसेस एक्स करे तो मिसेस एक्स के ऊपर 7,500 टैक्स लगेगा। मतलब मिस्टर एक्स के ऊपर जैसे पहले टैक्स लग रहे थे 72,500 वो तो अभी भी लगेगा, साथ साथ मिसेस एक्स के ऊपर 7,500। मतलब पूरा फैमिली में जो टैक्स लायबिलिटी आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं 80,000 का टैक्स लायबिलिटी आ रहा है। मिस्टर एक्स का 72,500 जो पहले भी आ रहे थे, और मिसेस एक्स का 7,500।
तो टोटल में 80,000 टैक्स लाइबिलिटी आ रहे। बात समझ में आ रही क्या बता रहे? मतलब कितना का टैक्स सेव किया गया है वो आपको दिखाई दे रहा है। अगर कैपिटल गेन इनकम मिसेस एक्स के बुक्स में ना दिखा के मिस्टर एक्स के बुक्स में दिखाते तो मिस्टर एक्स को 1,72,500 टैक्स पे करना पड़ता। पहले वो पे कर रहे थे 72,500, बट कैपिटल गेन इनकम अगर उनका इनकम दिखा देंगे मिस्टर एक्स का तो मिस्टर एक्स टैक्स पे करेंगे 1,72,500, मतलब 1 लाख का टैक्स ज़्यादा पे कर रहे थे। बट अगर मिस्टर एक्स का इनकम ना दिखा के कैपिटल गेन इनकम को घुमा के मिसेस एक्स का इनकम दिखा देंगे तो मिसेस एक्स टैक्स पे करेंगे 7,500। तो जैसे 8 लाख इनकम के ऊपर मिस्टर एक्स ने टैक्स पे कर रहे थे 72,500, वो तो मिस्टर एक्स पे करेंगे, और कैपिटल गेन इनकम के ऊपर टैक्स पे करेंगे मिसेस एक्स 7,500। तो फैमिली में टैक्स लाइबिलिटी आ रहे कितना? 80,000। बट पहले फैमिली में टैक्स लाइबिलिटी कितना आ रहे थे? अगर मिस्टर एक्स पूरा बार्डन ले लेते तो कितना आ रहे थे? 1,72,500। बट लॉ मेकर का ये इंटेंशन नहीं है इसी तरीका से आप टैक्स बचाओ, ऐसे इंटेंशन नहीं है। आपने जो टैक्स स्लैब रेट पे टैक्स लगता है उसका फ़ायदा उठा दिया, किंतु मिसेस एक्स का कोई इनकम था ही नहीं, तो आपने बेसिकली कैपिटल गेन इनकम मिसेस एक्स के बुक्स में ट्रांसफ़र कर दिया। कैपिटल एसेट को मिसेस एक्स को ट्रांसफ़र किया और मिसेस एक्स ने कैपिटल एसेट को अल्टीमेटली ट्रांसफ़र किया मार्केट में। मिस्टर एक्स मिसेस एक्स को गिफ्ट किया, मिसेस एक्स ने अल्टीमेटली मार्केट में ट्रांसफ़र किया और मिसेस एक्स के बुक्स में कैपिटल गेन आ गया। तो इसी तरीका से मिस्टर एक्स अपना टैक्स लाइबिलिटी को अवॉइड किया, ये टैक्स अवॉइडेंस है। इसको रोकने के लिए प्रोविज़न बनाएंगे 60 to 64 जो भी प्रोविज़न पढ़ेंगे बेसिकली ऐसा टाइप का अवॉइडेंस को रोकने के लिए प्रोविज़न बनाएंगे। तो एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे, आपको समझ में आएगा कि कौन सा अवॉइडेंस को रोकने के लिए कौन सा प्रोविज़न बनाया गया। आइए हम लोग पहले सेक्शन 60 से स्टडी करते हैं। अच्छा, जो उदाहरण हमने दिया वो कौन सा सेक्शन में ऐसा उदाहरण का अवॉइडेंस को रोका गया है वो हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा सेक्शन में ऐसा उदाहरण का अवॉइडेंस को रोका गया है। पहले हम सेक्शन 60 से स्टार्ट करेंगे। आइए सेक्शन नंबर 60 में नाउ सेक्शन नंबर 60 को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। नाउ हेडिंग ऑफ सेक्शन नंबर 60 इज सेइंग ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। मतलब विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ ए पर्टिकुलर एसेट, इनकम अराइजिंग फ्रॉम दैट एसेट इज ट्रांसफर्ड। उदाहरण देने में समझ में आएगा। मान लो मिस्टर एक्स नाम का एक इंडिविजुअल है एंड मिस्टर एक्स एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में सैलरी इनकम कितना कमा सकता है वो प्रीवियस ईयर का स्टार्टिंग में एस्टिमेट तो कर सकते हैं क्योंकि सैलरी इनकम तो फिक्स्ड रहेगा। तो सैलरी इनकम मिस्टर एक्स ने प्रीवियस ईयर का स्टार्टिंग में अंदाजा लगाया कि 9 लाख कमाएगा और उनका कोई इनकम है नहीं, तो 9 लाख मान लीजिए मिस्टर एक्स का टोटल इनकम है और उसके बाद सैलरी इनकम है। तो 9 लाख के ऊपर कितना टैक्स लगेगा? टोटल इनकम बता रहे, सब डिडक्शन फिडक्शन देने के बाद टोटल इनकम मिस्टर एक्स का आ रहा है 9 लाख और वो केवल सैलरी इनकम है। तो 9 लाख जो टोटल इनकम है जिसमें केवल सैलरी इनकम इंक्लूडेड है, तो सैलरी इनकम तो नॉर्मल इनकम है और नॉर्मल इनकम के ऊपर फिनांस एक्ट का हिसाब से स्लैब रेट ऑफ टैक्स लगता है। तो बताइए 9 लाख के ऊपर स्लैब रेट कैसे लगेगा? आप बोलोगे सर आउट ऑफ 9 लाख जो 2.5 लाख तक इनकम है, 2,50,000 तक इनकम है, वो 2,50,000 इनकम के ऊपर टैक्स रेट तो नहीं ले, तो टैक्स लगेगा ही नहीं। फिर 2.5 लाख के ऊपर बट अप टू 5 लाख मतलब नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% रेट पे टैक्स लगेगा। तो 2.5 लाख के ऊपर 5% रेट पे टैक्स का मतलब होता है 12,500। तो 12,500 का टैक्स लगेगा 5 लाख तक इनकम के ऊपर। बट मिस्टर एक्स का इनकम तो 9 लाख है, मतलब 5 लाख के ऊपर 9 लाख तक एक्स्ट्रा 4 लाख है। तो 5 लाख के ऊपर जो इनकम है 9 लाख तक उसके ऊपर 20% रेट पे टैक्स लगेगा, मतलब 4 लाख के ऊपर 20% 80,000। तो 80,000 प्लस 12,500 मतलब 92,500 मिस्टर एक्स के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आने वाला है। मिस्टर एक्स स्टार्टिंग में एस्टिमेट कर पाए, बट मिस्टर एक्स सोच रहे कि केवल 9 लाख इनकम से उनका बेसिकली जो जो काम वो करना चाहते हो कर नहीं पाएगा, तो उसको और भी इनकम अर्न करना चाहिए। तो मिस्टर एक्स के पास 2 हाउस प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है। मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ 2 हाउस प्रॉपर्टीज। अब बताइए मुझे 2 हाउस प्रॉपर्टीज तक सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जा सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी का प्रोविजन का हिसाब से, मतलब 2 हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। मिस्टर एक्स एक हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं और मोटा मोटी 4 लाख इनकम कमाया जा सकता है। तो अगर ये 4 लाख मिस्टर एक्स का इनकम में जोड़ा जाएगा तो मिस्टर एक्स का कितना इनकम बन जाएगा? 13 लाख।
और 13 लाख के ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैसे आने वाला है, आप कैलकुलेट करके देखो। आप बोलोगे सर वो 9 लाख तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया और 4 लाख इंक्लूड होने वाला है, और 4 लाख में से 1 लाख 10 लाख स्लैब के अंडर रहेगा, और 10 लाख तक इनकम के ऊपर 5 लाख से 10 लाख तक इनकम के ऊपर 20% रेट पे टैक्स लगता है। आपने तो 9 लाख तक कैलकुलेट कर लिया और 1 लाख के ऊपर 20% लगा दो, मतलब और 20,000 एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा 10 लाख तक इनकम के ऊपर। मतलब जो 92,500 लग रहा है उसके साथ और भी 20,000 ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, वो 1 लाख रेंटल इनकम के ऊपर। और जैसे ही आपने उसके ऊपर वाला इनकम को कैलकुलेट करोगे, मतलब रेंटल इनकम तो टोटल 4 लाख है, तो 1 लाख के ऊपर तो टैक्स आपने कैलकुलेट कर लिया, और 3 लाख के ऊपर जैसे टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जाओगे वो तो 10 लाख का स्लैब को क्रॉस कर गया। मतलब वो जो एक्स्ट्रा 3 लाख है वो एक्स्ट्रा 3 लाख के ऊपर 30% रेट पे टैक्स लगेगा। तो 3 लाख के ऊपर 30% का मतलब होता है 90,000। बात समझ में आ रहा है क्या बता रहे? तो 3 लाख के ऊपर 30% मतलब 90,000। तो 90,000 टैक्स लगने वाला है, 90,000 टैक्स लगने वाला है। तो 90,000 टैक्स लगने वाला है वो 3 लाख इनकम के ऊपर। तो मतलब 4 लाख इनकम के ऊपर कैसे टैक्स लगा? 4 लाख में से 1 लाख के ऊपर 20% मतलब 20,000 लगा, और रिमेनिंग 3 लाख के ऊपर 30% मतलब 90,000 लगा। तो 90 + 20 मतलब हो गया क्या? मतलब हो गया 1,10,000। तो 1,10,000 एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है वो 4 लाख इनकम के ऊपर। मिस्टर एक्स हायर स्लैब में फॉल कर रहे हैं इसलिए इतना ज़्यादा टैक्स लग रहा है। बात समझ में आया क्या बता रहे? मिस्टर एक्स ने एक बुद्धि लगाया। मिस्टर एक्स ने जो भी टेनेंसी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया अपना टेनेंट के साथ, उसमें उन्होंने बताया कि देखिए आप जो भी चेक काटेंगे, जो भी पेमेंट करेंगे रेंटल इनकम, वो मेरा वाइफ को करेंगे, मतलब मिसेस एक्स को। तो मिस्टर एक्स इनकम नहीं ले रहा है। मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, बट जो हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया गया उसका इनकम मिसेस एक्स कमा रहे। अब मिसेस एक्स का दूसरा कोई इनकम है नहीं, तो मिसेस एक्स अगर 4 लाख इनकम कमाएंगे तो लोएस्ट स्लैब में फॉल करेंगे। जो स्लैब रेट ऑफ इनकम, स्लैब रेट ऑफ टैक्स होता है उसमें लोएस्ट स्लैब में फॉल करेंगे, क्योंकि 2.5 लाख तक इनकम के ऊपर तो टैक्स लगेगा ही नहीं, तो 2.5 लाख का एडवांटेज उठा लिया। फिर 2.5 लाख से 4 लाख मतलब 1.5 लाख इनकम के ऊपर 5% रेट पे टैक्स लगेगा, और ये लोएस्ट स्लैब होता है तो 5% रेट पे टैक्स लगेगा, इसका मतलब 7,500। तो 4 लाख इनकम के ऊपर 7,500 टैक्स पे करेगा मिसेस एक्स। मिस्टर एक्स को ये लगा, मिस्टर एक्स को लगा अगर वो 4 लाख इनकम मिस्टर एक्स में क्लैप किया जाए, मिस्टर एक्स अगर वो 4 लाख इनकम दिखाए मिस्टर एक्स का अपना बुक्स में, तो 4 लाख इनकम के ऊपर 1,10,000 का एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी आ रहे थे। बट वो अगर मिसेस एक्स का बुक्स में दिखा देंगे तो उसके ऊपर 7,500 का टैक्स लायबिलिटी आ रहा है। मतलब कहाँ 1,10,000 और कहाँ 7,500, कितना का टैक्स सेव करना चाहते थे मिस्टर एक्स। लॉ मेकर ने रोक दिया। लॉ मेकर बताया नहीं ऐसा नहीं चलेगा, बैड स्मेल आ रहा है आपका ट्रांजैक्शन से। आपने एसेट ट्रांसफर नहीं किया, बट आपने क्या किया, आपने एसेट से आने वाला इनकम को ट्रांसफर कर दिया। ऐसे केस में वो इनकम ट्रांसफर का इनकम नहीं माना जाएगा, वो ट्रांसफर का इनकम माना जाएगा। मतलब वो 4 लाख जो मिसेस एक्स रिसीव कर रहे और कमा रहे, वो मिसेस एक्स का इनकम नहीं माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स इम्पोजिशन, वो माना जाएगा मिस्टर एक्स का इनकम। और मिस्टर एक्स का इनकम हम 9 लाख नहीं मानने वाला है, उनका तो 13 लाख ही मानने वाला है। मतलब वो 1,10,000 एक्स्ट्रा टैक्स जो आने वाला था वो आएगा ही, वो आप रोक नहीं पाओगे। बात क्लियर हो रही है क्या बता रहे? एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट इनकम को अगर ट्रांसफर किया जा रहा है, वो इनकम रिलेटिव को ट्रांसफर करे, नॉन रिलेटिव को ट्रांसफर करे, ट्रीटमेंट सेम है। मतलब ट्रांसफरर का ही इनकम माना जाएगा वो इनकम को, चाहे वो इनकम रिलेटिव को ट्रांसफर किया गया है चाहे नॉन रिलेटिव को ट्रांसफर किया गया है। दूसरा, चाहे इनकम ट्रांसफर करने का जो वे है वो रिवोकेबल है चाहे इरिवोकेबल है, और रिवोकेबल इरिवोकेबल आगे जाकर स्टडी करेंगे। एक छोटा सा हिंट शेयर है, आपको समझ में आ जाएगा। रिवोकेबल का मतलब क्या होता है? रिवोकेबल का मतलब होता है ऐसे बोल के ट्रांसफर किया गया है कि देखिए आपको ट्रांसफर कर रहे हैं हम, बट जब मन चाहे आपसे हम ले सकते हैं। तो ये कोई ट्रांसफर हुआ कि आपको दिया बट जब मन चाहे तब ले सकते हैं? ये कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। तो चाहे ट्रांसफर रिवोकेबल है चाहे ट्रांसफर इरिवोकेबल है, अगर एसेट ट्रांसफर ना करके एसेट से आने वाला इनकम को ट्रांसफर किया गया है तो वो इनकम ट्रांसफरी का इनकम नहीं माना जाएगा, वो इनकम ट्रांसफरर का ही इनकम माना जाएगा। बात क्लियर हो रही? आइए चलिए स्टडी करते हैं। ऑल इनकम, तो कोई भी इनकम को लेकर यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कौन सा इनकम को लेकर सेक्शन 60 एप्लीकेबल हो सकता है। अराइजिंग टू एनी पर्सन, मतलब कोई भी एसएससी को ये इफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल एचएफ एओपी बीवाई, कोई भी एसएससी के लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगा। तो ऑल इनकम ऑल एसएससी बाय वर्च्यू ऑफ ट्रांसफर वेदर रिवोकेबल और नॉट, मतलब रिवोकेबल हो इरिवोकेबल हो, कोई भी टाइप का ट्रांसफर हो। किस चीज का ट्रांसफर? वेदर इफेक्टेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल
where there is no transfer of assets from which the income arises, मतलब आपने एसेट को ट्रांसफर नहीं किया बट इनकम को ट्रांसफर कर दिया, बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर एंड शैल बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम। तो ऑल इनकम where there is no transfer of assets from which the income arises, तो जहां से इनकम अराइज हो रहे वो एसेट को आपने ट्रांसफर नहीं किया बट इनकम को ट्रांसफर कर दिया, तो इनकम ट्रांसफरर का इनकम माना जाएगा, ट्रांसफर का इनकम नहीं माना जाएगा। यही बात लिखा हुआ है, बात समझ में आ गया। तो लॉ मेकर ने ऐसा टैक्स लायबिलिटी का अवॉइडेंस को रोक दिया। अभी लोगों ने दूसरा धंधा ढूंढ लिया, फिर उसको भी रोका गया। नेक्स्ट सेक्शन में आइए, नेक्स्ट सेक्शन क्या बता, लोग बोले अच्छा ऐसा है कि एसेट ट्रांसफर ना करके अगर इनकम को ट्रांसफर कर देंगे तो ट्रांसफरर का इनकम माना जाएगा, तो चलो एसेट को ही ट्रांसफर कर देते। देखिए लिखा, ऑल इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ ए रिवोकेबल ट्रांसफर। और रिवोकेबल का मतलब क्या जानते हो, ऐसा बोलकर ट्रांसफर किया जा रहा है कि आपको हम दे रहे हैं बट जब मन चाहे तब ले सकते हैं, मतलब पावर टू रिवोक दी, रिवोक मतलब कैंसिल, पावर टू रिवोक दी ट्रांजैक्शन हैज रिमेन्ड विद द ट्रांसफरर। तो जिस ट्रांजैक्शन के थ्रू ट्रांसफर किया गया वो ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकते हैं ट्रांसफरर, मतलब एसेट को फिर से ले सकते हैं, एसेट का कंट्रोल फिर से ले सकते हैं। अगर ऐसा बोलकर ट्रांसफर किया गया है कि आपको हम दे रहे हैं बट जब मन चाहे ले सकते हैं, मतलब कंट्रोल तो ट्रांसफरर के पास रहेगा, तो थोड़ी ट्रांसफर हुआ है। केवल लॉ मेकर ने बताया था कि एसेट ट्रांसफर ना करके अगर इनकम को ट्रांसफर किया जाएगा तो वो इनकम ट्रांसफरर का ही माना जाएगा। इसको देखते हुए लोगों ने ट्रांजैक्शन को घुमा दिया, लोग बोले कि हम एसेट को ही ट्रांसफर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एसेट से आने वाला इनकम भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो अभी तो आप कुछ नहीं बोल पाओगे ना, बट एसेट ट्रांसफर करे कि देखने में तो ट्रांसफर है बट एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं, इसको भी रोका गया है। तो लॉ मेकर बता रहे ऑल इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ ए रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स shall be chargeable to income tax as the income of the transferor and shall be included in his total income। तो अगर एसेट को ट्रांसफर किया गया तो ऑब्वियसली उसके साथ इनकम भी ट्रांसफर हो गया, एसेट को ट्रांसफर किया गया उसके साथ इनकम भी ट्रांसफर हो गया। बट एसेट कौन सा तरीका से ट्रांसफर किया गया, रिवोकेबल तरीका से, मतलब ये कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं, केवल टैक्स लायबिलिटी को अवॉइड करने के लिए ऐसा टाइप का ट्रांसफर दिखाया गया है। बात समझ में आ रहा है, कंट्रोल तो पूरा ट्रांसफरर के पास ही रह गया, तो एसेट कहाँ ट्रांसफर हुआ, एसेट तो ट्रांसफरर के पास ही रह गया है, जस्ट एक पेपर ट्रांजैक्शन हुआ है। बात समझ में आ रहा है। तो इसको रोकने के लिए लॉ मेकर ने 61 बना दिया, और 61 बना के लॉ मेकर ने बता दिया अगर रिवोकेबल टाइप का ट्रांसफर किया गया एसेट का तो एसेट से जो भी आने वाला इनकम है वो इनकम ट्रांसफर का इनकम नहीं माना जाएगा, वो इनकम ट्रांसफरर का ही माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चाहे ट्रांसफर रिलेटिव को किया गया चाहे ट्रांसफर नॉन रिलेटिव को किया गया, बट 60 के साथ 61 का फर्क है। 60 में हमने बताया था चाहे ट्रांसफर रिवोकेबल चाहे ट्रांसफर इरिवोकेबल, चाहे रिलेटिव को किया गया चाहे नॉन रिलेटिव को किया गया, अगर इनकम को ट्रांसफर किया गया विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट तो ट्रांसफरर का इनकम माना जाएगा। अभी 61 में बताया जा रहा है अगर रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट किया गया है, किसका ट्रांसफर किया गया, एसेट का, कौन सा टाइप का, रिवोकेबल। अगर रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट किया गया है इन फेवर ऑफ रिलेटिव, इन फेवर ऑफ नॉन रिलेटिव, तो रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट से आने वाला जो इनकम है वो इनकम ट्रांसफरर का इनकम माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बता रहे, वही लिखा हुआ है 61 में। तो अब स्पेशली लिख के रखो सेक्शन 60 के पर्पस में कि ट्रांसफर जो है वो ट्रांसफर मे बी रिवोकेबल, मे बी नॉट रिवोकेबल। और ये भी लिख के रखो मे बी ट्रांसफर इज मेड इन फेवर ऑफ रिलेटिव, मे बी इन फेवर ऑफ नॉन रिलेटिव। बात क्लियर हो गया। और 61 में जो ट्रांसफर के बारे में बात हो रही है वो ट्रांसफर तो रिवोकेबल है, तो इसके लिए इसमें लिखने का जरूरत नहीं, बट इसमें वो लिख के रखो कि मे बी ट्रांसफर इज मेड इन फेवर ऑफ रिलेटिव, मे बी ट्रांसफर इज मेड इन फेवर ऑफ नॉन रिलेटिव। आपको डर लग रहा है कि नॉन रिलेटिव को ट्रांसफर करने में तो दिक्कत भी हो सकता है सर, ऐसा रिस्क कौन उठाएगा, ट्रांसफर तो रिवोकेबल टाइप का है, तो नॉन रिलेटिव को ट्रांसफर करने में रिस्क क्या है, जब मन चाहे तब तो रिवोक कर सकता है ट्रांसफर, तो नॉन रिलेटिव को भी ऐसा ट्रांसफर किया जा सकता है, कोई रिस्क नहीं।
और ऐसे लोग करते थे। इसको रोकने के लिए 61 बनाया गया है।